सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चित्र सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस जी का ये विश्वास था, बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अर्थात उनका ये मानना था कि अगर भारत को अंग्रेज़ी शासन से मुक्त कराना है तो सशस्त्र युद्ध का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। उन्होंने युवकों को प्रेरित किया कि वे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन में शामिल हों। आज़ाद हिंद फौज। बच्चों, आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सहजता से सुभाष चंद्र बोस का नाम स्मरण हो जाता है। अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया। क्यों बंदी बना लिया था? क्योंकि उनके विचार के हिसाब से भारत को अगर अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति दिलानी है तो सशस्त्र युद्ध का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना लिया था। कुछ दिनों बाद अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस चुपचाप घर से निकलकर पहले काबुल पहुँचे, फिर काबुल से होते हुए वह जर्मनी से जापान जा पहुँचे। जर्मनी और जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जर्मनी और जापान की सहायता से किया था। आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए लगभग 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, अर्थात वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। और आपको पता है क्या, फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल था जिसका नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। फौज में स्त्री सैनिकों के दल का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? वे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते थे। सुभाष चंद्र बोस का आह्वान। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग राष्ट्र ध्वज के बाद जो नारे लगाते हैं उसमें जय हिंद भी बोलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने अनुयायियों को कौन से नारे दिए? उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित किया और उन्हें ये कहा कि भारत की स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है और इसलिए भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में राष्ट्रपिता का वे आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज का अभियान। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली के लिए कूच किया और बर्मा, म्यांमार तक अंग्रेज़ों की फौज से वह लड़ती चली आई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। ऐसे में आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और अंततः फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सैनिकों का विद्रोह। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज सरकार आखिर हार मानने लग गई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारत की विद्रोही जनता को, जो कि इतना ज़बरदस्त विद्रोह प्रदर्शन कर रही थी, उस पर काबू पाना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो रहा था। और इसी समय बच्चों, ब्रिटेन में मजदूर दल के नेता एटली प्रधानमंत्री बने, जो कि भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के पक्षधर थे। भारत की स्वतंत्रता का समर्थन। सन 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान बड़े बड़े नेताओं एवं बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की मांग अब जोर पकड़ने लग गई थी। एक ओर जहां अमेरिका और रशिया ने यह संकल्प दोहराया था बार बार कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है। किसके लिए लड़ा जा रहा था? स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इस संकल्प को अमेरिका और रूस ने बार बार दोहराया था, जिस कारण नैतिक रूप से वे भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए बाध्य हो गए थे। कैबिनेट मिशन। जुलाई 1942 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई, अर्थात ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चुनाव हुए और वहां पे सरकार बदल गई। मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वे भारत की आज़ादी के पक्ष में थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई और इस समिति को भारत भेजा। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। बच्चों, इस समिति को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसे भारत कब भेजा गया था? सन 1946 ईस्वी में भेजा गया था, भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए। अंतरिम सरकार। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि ब्रिटेन ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाते हुए, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, 1946 में उसे भारत भेजा ताकि वे भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श कर सके। इस कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद दो मुख्य निर्णय लिए। वे दो मुख्य निर्णय कौन कौन से थे? सबसे पहले, भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा, भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। दो मुख्य निर्णय लिए गए थे। सबसे पहला निर्णय ये था कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसे उस समय के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा, भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाए, अर्थात गठित की जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। तो अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी।